नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इन बिहार पर। मैं आपका मित्र धर्मेंद्र राय। आज की यह क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की भौतिक विज्ञान फिजिक्स के चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन के टॉप 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप भी इस साल मैट्रिक परीक्षा में साइंस में धमाकेदार स्कोर करना चाहते हैं तो दोस्तों एक सवाल भी मिस मत कीजिएगा। अपनी कॉपी और पेन उठाइए और बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं आज का यह धमाकेदार सेशन। तो धमाकेदार सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे हैं नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रकाश की किरण गमन करती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती है हमेशा। जो ए नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 1, 2, 3, 4। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, जो कि हमारा आंसर सही है, बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। पहला है वास्तविक, दूसरा काल्पनिक, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जो कि बी नंबर सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो पहला है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, में से कोई नहीं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो जाएगा इसका सही आंसर। सही आंसर इसका हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दर्पण सूत्र मिरर फार्मूला है, इसमें से आपको सही मिरर फार्मूला दर्पण सूत्र को चुनना है। तो यहाँ पे पहला है आंसर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दूसरा है 1/v माइनस 1/f, 1/u बराबर 1/f। तीसरा है 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। तो हमारा इनमें से सही आंसर हो जाएगा, हमारा सही आंसर सही नंबर हो जाएगा पहला नंबर ए, जो होगा 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। पांचवा क्वेश्चन के बाद छठवा क्वेश्चन के चलते हैं। किसी दर्पण की फोकस दूरी एफ और त्रिज्या में संबंध क्या है? यानी एफ और आर में संबंध क्या है? तो कोई भी फोकस दूरी, या मान लीजिए दर्पण हुआ, दर्पण यहाँ पे फोकस दूरी एफ होता है, रेडियस आर होता है, यानी 2f बराबर आर, यानी एफ बराबर आर बाई टू, आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू, जो कि बी नंबर से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात यानी हवा में प्रकाश की चाल होती है। तो सबको मालूम होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परावर्तन के कितने नियम से निर्धारित होता है? परावर्तन के नियम से
निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो हमको परावर्तन के नियम से मालूम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि इसमें पहला आंसर दिया है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? दांत के जो डॉक्टर होते हैं किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे आंसर है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर, अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण जो है अपने से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण का द्वारक। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक के पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा को रेखा का व्यास कहलाता है। यहाँ पे गोलीय दर्पण का द्वारक, जो कि डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी बिंब को प्रतिबिंब को आवर्धन ऋणात्मक है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। आपको पता है, पहले से पता है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ये नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे हमें सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का सोलर कुकर जो होता है इसमें प्रयोग किया जाता है। कैसा आंसर ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन चलते हैं। सर्च लाइट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट यानी टॉर्च का परावर्तक सतह कैसा होता है? तब इसका परावर्तक सतह जो होता है अवतल दर्पण जैसा होता है। इसका सही आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने मिरर लगा रहता है, तो कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, पतला लेंस। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मोटर वाहक में जो मिरर लगा रहता है बहुत दूर पीछे का प्रतिबिंब आपको यहाँ पर ले आके दिखा देता है। इसका उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। दोस्तों, 15 सवाल पूरे हो चुके हैं। कमेंट में बताइए कि आपने अब तक कितने सही जवाब दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश की किरणें जब किसी दर्पण से टकराकर वापस लौटती है तो उसे कहते हैं। जब कोई भी इस वस्तु पर कोई किरण आके वापस फिर लौट जाती है तो उसे कहते हैं अपवर्तन, परावर्तन। तो इसे हम क्या कहेंगे? परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण जब टकरा के फिर उसी माध्यम में लौट जाती है इसे उसे परावर्तन कहते हैं। चलिए, बी नंबर सही है इसका। 17 नंबर पढ़ते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, औंधा होता है। काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है, जो कि ये नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे कहते हैं पारदर्शी। ये पारदर्शी पदार्थ से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
किसी दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? उत्तल और समतल दर्पण जो है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा उल्टा बनाता है। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा ये उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर डी। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी होगी। कोई गोलीय दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या, सॉरी दर्पण बनाना है। कोई गोलीय दर्पण है, मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या जो है आर, यहाँ से दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो एफ होगा कितना? 20 सेंटीमीटर। आर बराबर 40, तो एफ बराबर 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एफ जो होता है 2r के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके सही आंसर हो जाएगा अपना 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे 21 नंबर सवाल को देखते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? अभिलंब 45 डिग्री पर झुका, 180 डिग्री पर झुका, इनमें से कोई नहीं, तो अभिलंब होगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, कभी धनात्मक, कभी ऋणात्मक। तो यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो इसका ये नंबर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवर्धन एम का धनात्मक मान क्या संकेत देता है? यानी आवर्धन एम का धनात्मक मान क्या संकेत देता है? प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है, प्रतिबिंब उल्टा होता है, मुझसे कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रतिबिंब सीधा होता है, जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा अपना अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण जो है हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब में से किस दर्पण में बनता है? तो आप अभी देखें, मोटर वाहक में होता है, जो वही उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, जो वस्तु से छोटा बनाता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। किसका सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो ध्रुव से मापी जाती है। हमेशा दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए हमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये नंबर सही है। 28-29 देखते हैं। प्रकाश तरंग उदाहरण है। ध्वनि तरंग का, विद्युतीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग का। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युतीय चुंबकीय तरंग का। विद्युतीय चुंबकीय तरंग का यहाँ आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए है, शून्य, अनंत, 25 सेंटीमीटर और -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अनंत होगा। तो दोस्तों, ये प्रकाश का पतन के 30 सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें उम्मीद है कि आपने काफी अच्छे से इन सवालों को समझा होगा।
अगर आपको किसी सवाल में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और बिहार बोर्ड के सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, इसलिए स्टडी इन बिहार को अभी सब्सक्राइब कर लें। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।